नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए इस अध्ययन के क्रम में दोस्तों हम आखिरी कड़ी तक पहुँच गए थे और भारतीय संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे थे और भारत के संविधान का विकास किस तरह से हुआ। भारत पर जब कंपनी का शासन था तो कंपनी के शासनाधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन कौन कौन से एक्ट पारित हुए ये मैंने आपको बता दिया था। और चार्टर एक्ट सभी बता दिए थे और भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो अधिनियम थे उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में मैं अपने द्वारा बनाए गए कुछ नोट्स भी आपको दिखाऊंगा और उसमें हम लोग उसमें भी अध्ययन करेंगे। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो था वो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम था। मतलब जब ब्रिटिश हुकूमत सीधे ताज से राजगद्दी से शुरू हो गई और कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, तो जो पहला अधिनियम आया 1861 में उसको भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी और ये अध्यादेश 6 माह की अवधि तक अधिकतम लागू रह सकता था। और देखिए इसमें क्या प्रावधान किए गए, इसमें परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। जो काउंसिल थी उसको सीधे अथॉरिटी दे दी गई कि आप कानून बना सकते हैं। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने एक विभागीय प्रणाली अपनाई थी। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं अपने नोट्स में कुछ और 1861 अधिनियम के बारे में बताऊंगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 सदस्य होते थे और इसमें विधि सदस्य को फिर से शामिल कर लिया गया। 5 से 6 सदस्य होने लगे और वायसराय को अधिकार दिया गया था कि वो 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति परिषद में कर सकता है इस एक्ट द्वारा। ठीक है, और देखिए बम्बई और मद्रास प्रांतों को जो अधिकार समाप्त कर दिए गए थे वो दोबारा से दिए जाने लगे। कौन कौन से अधिकार? अपने लिए कानून बनाने का अधिकार और कानून में संशोधन करने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं आपको अपने नोट्स अभी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे नोट्स हैं 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें क्या था कि पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाने लगी। अब परिषद में पुनः 5 से 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाने लगी। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया है दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा भारत में विधानसभा की स्थापना पहली बार की गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा भारत में विधानसभा की स्थापना पहली बार की गई। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार विधानसभा की स्थापना की गई। ये देखिए, इस एक्ट द्वारा मैंने अभी बताया था, इस एक्ट द्वारा वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वायसराय 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकेगा। अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति वायसराय कर सकेगा।
ये उसको अथॉरिटी दे दी गई। अब देखिए आगे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, इस एक्ट द्वारा ही वायसराय को कुछ विकट परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक रह सकता था। ठीक है, वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पर हमने यहाँ पे पढ़ी। इस एक्ट द्वारा वायसराय को कुछ विकट परिस्थितियों में आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया जो 6 माह की अवधि तक अधिकतम रह सकता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या था दोस्तों, विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब बजट पर पहले अपने विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं था। भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को ये अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अधिनियम पारित होने के साथ दे दिया गया। अब देखिए और क्या दिया गया अधिकार, सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार। मतलब वो सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल के सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको 6 दिन पहले से सूचना देनी पड़ती थी, नोटिस देना पड़ता था। ठीक है, और सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। ये कहा गया कि जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचन होगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत को 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और मैंने अपने नोट्स में भी कुछ लिखा है दोस्तों, देखते हैं। आइए मेरे नोट्स का अवलोकन कर लेते हैं। 1892 के अधिनियम द्वारा ही भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि 1892 के अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। वही जो बता रहे थे कि प्रत्यक्ष और सीमित निर्वाचन का अधिकार स्वीकार कर लिया गया, वही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। और इसमें देखिए, इसमें एक पॉइंट छूट गया है। 1892 के अधिनियम के तहत वायसराय को 10 से 16 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार अपनी कार्य परिषद में मिल गया। मतलब पहले देखिए 1861 के अधिनियम के तहत कितना था, 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार था परिषद में। और 1892 का अधिनियम लागू होने से वायसराय को 10 से 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मिल गया। और इसके बाद अधिनियम 1892 के अधिनियम द्वारा ही भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। और इसी 1892 के अधिनियम द्वारा ही केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, तो 1892 के अधिनियम द्वारा। ठीक है दोस्तों, 1892 के अधिनियम द्वारा विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये था 1892 का अधिनियम। अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मिंटो मार्ले
सुधार अधिनियम कहीं कहीं लिखा होता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये सही क्रम है दोस्तों। मार्ले पहले आना चाहिए, मिंटो बाद में, क्योंकि मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे। भारत सचिव का नाम पहले आता है और मिंटो, लॉर्ड मिंटो जो थे वो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय, तो इनका नाम बाद में आता है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक सांप्रदायिक साम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की क्या व्यवस्था कर दी गई कि इसमें देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मुस्लिमों को और अन्य धर्मों के लोगों को पृथक निर्वाचन के आधार पर आरक्षित सीट दे दी गई। ठीक है, इसमें खास करके मुस्लिमों को आरक्षित सीट दी गई पृथक निर्वाचन के आधार पर। ठीक है, और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया था विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार, लेकिन इसमें केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। अपने नोट्स में दिखा देता हूँ आपको। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो तत्कालीन उस समय के वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इन दोनों के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 लाया गया। इसमें खास बात ये थी कि विधानमंडलों की आकार शक्ति में वृद्धि हुई, विधानमंडल के आकार शक्ति में वृद्धि हुई और इसके तहत अब भारतीय सदस्यों को सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर भारतीय सदस्यों को सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे थे कि केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। बजट पर मत देने का अधिकार 1892 में दिया गया था और 1909 में नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय सदस्यों को सार्वजनिक कोई मामले होते थे उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट दी गई। यही जो मैं इसमें बता रहा था आपको कि देखिए 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, ये पॉइंट था, ये इसी से इसका मतलब यही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था या पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट दे दी गई। अब मुस्लिम सीट भी शामिल कर ली गई। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का, इसके बारे में जानेंगे। पहले देखते हैं, देखिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में प्रसिद्ध कथन था कि गांधी जी ने गांधी जी इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने कहा कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। और रैमजे मैकडोनाल्ड, जो इतिहासकार थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने कहा कि ये प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। ये किसने कहा? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था।
गांधी जी ने कहा कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, मुस्लिमों को अलग आरक्षित सीट दी गई थी और भारतीय सदस्यों को सार्वजनिक विषयों पे तो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन जो केंद्रीय विधानमंडल में जो सदस्य थे उनको बजट पर मत देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसका अन्य नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ होता है। द्वैध शासन मतलब दो तरह का शासन। एक इसमें प्रांतीय विषय दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, एक आरक्षित प्रांतीय विषय और हस्तांतरित प्रांतीय विषय। आरक्षित मतलब जो विषय जिस पर सरकार उत्तरदायी नहीं थी और हस्तांतरित पर सरकार उत्तरदायी थी। हस्तांतरित विषय थे उसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती थी और आरक्षित पर नहीं मानती थी। देखिए पहली बार उत्तरदायी शब्द का प्रयोग हुआ। उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग इसी अधिनियम में किया गया। और इस अधिनियम का आधार क्या था दोस्तों? इस अधिनियम का आधार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। जो मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे, तत्कालीन भारतीय वायसराय। उन दोनों की रिपोर्ट को इस अधिनियम का आधार बनाया गया। और इस अधिनियम के बारे में अपने नोट्स में मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भारत सचिव मॉन्टेग्यू, वायसराय चेम्सफोर्ड। सॉरी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस अधिनियम के तहत भारत में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई जाने लगी। द्विसदनीय या द्वैध शासन जो अभी मैंने बताया था वो यही कि द्विसदनीय व्यवस्था क्या था कि उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट बन गया और इसमें 60 सदस्य रखे गए और केंद्रीय विधानसभा बना दी गई काउंसिल ऑफ असेंबली, इसमें 144 सदस्य रखे गए। ठीक है, उच्च सदन 60 सदस्य, केंद्रीय विधानसभा 144 सदस्य। ठीक है दोस्तों, इसमें और देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन में प्रांतीय विषय दो भागों में विभाजित हो गए। एक आरक्षित विषय जिसमें सरकार उत्तरदायी नहीं थी और हस्तांतरित विषय जिसमें सरकार उत्तरदायी थी। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। 1919 भारतीय परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई और सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को भी शामिल किया गया। इस सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को भी शामिल किया गया। ठीक है, ये भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आगे हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या था दोस्तों? प्रावधान था कि इस अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अखिल भारतीय
संघ की स्थापना की गई। जो यूपीएससी जो आजकल यूपीएससी होता है, अखिल भारतीय सेवा, उसकी स्थापना इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है। स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई और स्वशासन, प्रांतों में स्वशासन लागू हो गया और दोहरे शासन के स्थान पर उनका खुद का शासन प्रांतों का। ठीक है। इसमें क्या होता है कि गवर्नर अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल जाता है। भारत सरकार नियम 1935 के तहत गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल जाता है और विस्तार होता है सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का। सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार किया जाता है। और दोस्तों यही भारत सरकार अधिनियम 1935 इतना इम्पोर्टेंट था कि इसी को आधार स्रोत बनाया गया भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफ़ी हद तक। मतलब भारत का संविधान जो आज बना हुआ है, जो आज भारत का संविधान है, वर्तमान संविधान, उसका बहुत कुछ हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। लगभग 70% हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। ठीक है। आगे देखेंगे। इसमें द्विसदनीय के व्यवस्था थी। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय व्यवस्था थी। शक्तियों का विभाजन केंद्रों और प्रांतों के बीच कर दिया गया। एक फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू का कथन था इस अधिनियम के बारे में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, कि ये एक वो गाड़ी है, वो कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, इंजन रहित ब्रेक वाली गाड़ी है। ठीक है। और ये एक गुलामी का अधिकार है, दास्ता का आज्ञा पत्र है। ये भी जवाहरलाल नेहरू का कथन था। ठीक है। और इसमें जो अनुदेश प्रपत्र अंतर्विष्ट है, यही अनुदेश प्रपत्र आगे जाके राज्य के नीति के निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट होते हैं 1950 में भारत के संविधान में। ठीक है। भारत के संविधान में जो 51 का में वर्ष 1950 में ये नीति के निर्देशक तत्व हैं, ये इसी अनुदेश पत्र में समाविष्ट होते हैं। ठीक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया था। जो 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें भारत सरकार ने 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको अपने नोट्स में दिखा देता हूँ। एक मिनट क्षमा कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। ये देखिए 1935 का जो भारत का शासन अधिनियम था, उसमें भारत का एक संघात्मक स्वरूप दिया गया। भारत को एक संघात्मक स्वरूप दिया गया। अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ, जो अभी हमने पढ़ा, अखिल भारतीय संघीय आयोग का गठन हुआ। ठीक है। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लाया गया, केंद्र स्तर पर लाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन लाया गया और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, मतलब अपने शासन स्वशासन की व्यवस्था दी गई। और जैसे हम लोग जानते हैं 3 प्रकार की सूचियाँ जो हैं इस समय, वो लाई गई थी इसी अधिनियम के द्वारा। संवती सूची, राज्य सूची और राज्य सूची, संवती सूची और संघ सूची। ठीक है दोस्तों। इसमें देखते हैं, इस एक्ट के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय, जो फेडरल न्यायालय बोल रहे थे वही, इस एक्ट के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है। और देखेंगे इसमें एक संघीय
बैंक की स्थापना की गई, एक संघीय बैंक की स्थापना की गई। नेहरू जी ने इस अधिनियम को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक है, जो भारतीय संघ था उसमें जो अवशेष शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई इसी अधिनियम के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चलाया गया। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी लेकिन संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक इसी भारतीय अधिनियम 1935 के अनुसार भारत के शासन को चलाया गया था। उस ट्रांजिशन पीरियड में इसी अधिनियम का सहारा लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना अंतिम अधिनियम पढ़ेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। इसमें क्या था, अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत भारत का विभाजन पाकिस्तान और भारत में कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई, मतलब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। पाकिस्तान और भारत दोनों अधिराज्यों को संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दे दी गई। जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था उसमें दोनों राज्य शामिल थे, दोनों अधिराज्य शामिल थे, पाकिस्तान और भारत। उन दोनों को स्वतंत्रता दे दी गई कि आप अलग हो सकते हैं, और दोनों अलग हो भी गए। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को और भारत 15 अगस्त 1947 को। भारत का राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। राज्य सचिव का भारत का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों हम इसमें आगे आधुनिक भारतीय इतिहास यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। तो इसमें जो विविध पॉइंट्स हैं उस मिसलेनियस उनके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊंगा। विविध में कुछ पॉइंट बताऊंगा, कुछ पत्रिकाएं और पुस्तकें और उनके लेखक इस आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन से थे ये बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। बस एक वीडियो यहाँ पर आधुनिक भारतीय इतिहास कंप्लीट हो गया है, बस ये विविध वाला रहा है। और ये जो कला संस्कृति है ये अलग टॉपिक है दोस्तों, कला संस्कृति अलग टॉपिक है। और इसमें एक टॉपिक और है, ये विविध में 1857 की क्रांति के मुख्य विद्रोह स्थल जो आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए 2-3 वीडियो लगेंगे, मैं आपको करा दूंगा। लगभग 99% ये हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।